नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी विशेष। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। लखनऊ से खबर। राज्यसभा चुनाव से पहले बसपा को झटका लगा है। चुनाव से पहले मायावती के 5 विधायकों ने बगावत कर दी है। बसपा प्रत्याशी के प्रस्तावक के से अपना नाम इन पांचों ने वापस ले लिया है। बसपा प्रत्याशी रामजी गौतम के 10 प्रस्तावकों में से 5 ने नाम वापस ले लिया। 10 विधायकों ने प्रस्ताव किया था, इसमें से 5 ने प्रस्ताव वापस लिया। असलम चौधरी, असलम रायनी, मुस्तफा सिद्दीकी ने नाम वापस लिया। इसके बाद हाकमलाल बिंद और गोविंद जाटव ने भी प्रस्तावकों की लिस्ट में से अपना नाम शामिल जो हुआ था वो वापस ले लिया है। बसपा के आधा दर्जन विधायक पार्टी के खिलाफ बगावत कर सकते हैं, वोटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि जल्द ही कुछ बड़े अपडेट्स भी इस खबर से सामने आ सकते हैं। चुनाव से पहले मायावती को एक बड़ा झटका। राज्यसभा चुनाव से पहले पार्टी बिखर सकती है। आपको बता दें कि पार्टी के 5 विधायक बगावत कर चुके हैं। 10 प्रस्तावकों में से 5 प्रस्तावक विधायक बगावत कर चुके हैं, नाम वापस ले चुके हैं और ये पांचों विधायक जल्द ही बगावत भी कर सकते हैं। तो राज्यसभा चुनाव से पहले बसपा को एक बड़ा झटका लगा है। 10 विधायकों ने प्रस्ताव किया था। तो असलम चौधरी, असलम रायनी, मुस्तफा सिद्दीकी, गोविंद जाटव और हाकमलाल बिंद ये प्रस्तावक, इन्होंने अपना नाम वापस लिया। बसपा के आधा दर्जन विधायक पार्टी के खिलाफ बगावत जल्द कर सकते हैं। राज्यसभा चुनाव से पहले बसपा को एक बड़ा झटका लगा है और ऐसे में चुनाव से पहले मायावती के 5 विधायकों ने बगावत कर दी है। तो बहुजन समाज पार्टी विधायकों के स्तर पर बिखर सकती है, क्योंकि 5 विधायक अगर टूटते हैं पार्टी से तो सीधे तौर पर पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि पहले ही बहुत बड़ा संख्या बल पार्टी के पास नहीं है विधायकों के मामले में, और ऐसे में 5 विधायक का टूट जाना और ज्यादा मुश्किलें बड़ी कर देगा। तो बसपा के आधा दर्जन विधायक पार्टी के खिलाफ वोटिंग कर सकते हैं और ये पार्टी से टूट भी सकते हैं। फिलहाल बहुत कुछ इसमें अपडेट होना अभी बाकी है, लेकिन राज्यसभा चुनाव से पहले बसपा को झटका लगा है, ये तो पक्का है, क्योंकि सीधे तौर पर 10 प्रस्तावकों में से 5 प्रस्तावकों ने अपना नाम वापस लिया और ये 5 प्रस्तावकों के नाम वापस लेने के साथ ही अब राज्यसभा जाने का जो सपना रामजी गौतम का था वो बहुत हद तक टूटता नजर आता है। अब एक सीट को लेकर जो बसपा की एक सीट निश्चित मानी जा रही थी, दरअसल विधायकों का यह कहना है कि बीजेपी के सपोर्ट से बसपा ये चुनाव जीत रही है राज्यसभा का, तो ये उन्हें मंजूर नहीं है, इसी वजह से वो अपना नाम वापस कर रहे हैं। लेकिन अंदर खाने क्या वजह है ये अभी सामने आना बाकी है। चुनाव से पहले मायावती के 5 विधायक टूट रहे हैं और पार्टी से भी किनारा कर सकते हैं। तो चुनाव से पहले मायावती के 5 विधायकों ने बगावत कर दी है। बसपा प्रत्याशी के प्रस्तावक से अपना नाम वापस ले लिया है। रामजी गौतम को राज्यसभा का जो रास्ता आसान मिल गया था बीजेपी के रहमो करम पर, ऐसे में अब वो रास्ता उन्हीं के अपनों ने मुश्किल बना दिया है। बसपा के 5 विधायक जो कि प्रस्तावक थे, उनमें से 5 विधायकों ने अपना नाम वापस ले लिए, जिसमें असलम चौधरी, असलम रायनी, मुस्तफा सिद्दीकी, हाकमलाल बिंद और गोविंद जाटव हैं। ये 5 विधायकों ने अपने नाम वापस लिए हैं। बसपा के आधा दर्जन विधायक पार्टी के खिलाफ वोटिंग कर सकते हैं। तो असलम चौधरी, असलम रायनी, मुस्तफा सिद्दीकी, हाकमलाल बिंद और गोविंद जाटव ये 5 ऐसे विधायक हैं जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी से किनारा किया, बगावत की, और ये बगावत अब सीधे तौर पर 2 तरह से भारी पड़ेगी। पहली ये कि राज्यसभा के लिए रामजी गौतम का जो रास्ता था वो बहुत मुश्किल हो गया, यानी कि बसपा को जो एक सीट मिल सकती थी वो मुश्किल हो गई। दूसरा कि पार्टी के लिए अब ये एक बड़ी मुसीबत होगा कि जो संख्या बल विधायकों के आधार पर था वो भी कम हो जाएगा। तो ये बगावत कितनी भारी पड़ेगी ये देखना होगा।
चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उपचुनाव वाले जिलों में मतदान के दिन रहेगा सार्वजनिक अवकाश। यूपी में 7 सीटों पर हो रहा है उपचुनाव। निर्वाचन के प्रायोजन के लिए 3 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया। उप निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित जिलों में स्थित कोषागार, उप कोषागार भी बंद रहेंगे। तो 3 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश उन जिलों में घोषित किया गया है जहां पर यह मतदान होना है। उपचुनाव होगा जिन जिन जगहों पर, वहां सार्वजनिक अवकाश रहेगा। उन जिलों के अंदर सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इसके लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। इसके लिए एक जारी कर दिया गया नोटिस और सभी विभाग बंद रहेंगे। अब खबर फिरोजाबाद से, जहां पर कल हुए आपसी विवाद का मामला। व्यापारी हुए लामबंद और नालबंद क्षेत्र के अंदर बाजार बंद कर दिए गए हैं। इलाके में तनाव है। दहशत के चलते पीएसी लगा दी गई है। कल 2 लोगों में हुए आपसी विवाद के चलते गोली चली थी और जिसमें देर रात एक युवक की मौत हो गई है। आपको बता दें 2 घायल। थाना दक्षिण के बड़ी छपेटी का ये पूरा मामला है। तो पीएसी को तैनात किया गया है जिससे कि हालात बिगड़े नहीं। और कल हुए आपसी विवाद का ये पूरा मामला है, फिरोजाबाद का ये पूरा मामला है। तो आपसी विवाद अब बड़े नहीं क्योंकि एक युवक की यहां पर मौत हो गई है। कल गोलीबारी हुई थी जिसमें एक युवक को गोली लगी थी और उसकी मौत हो गई थी रात में। के साथ ही कुछ घायल भी हैं अभी। कल हुए आपसी विवाद का ये पूरा मामला और व्यापारी लामबंद हो गए हैं। नालबंद क्षेत्र के अंदर बाजार बंद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जाएंगे नहीं सर, आपसे कह दी हम। संवाददाता नरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं फिरोजाबाद से। नरेंद्र, अभी स्थिति क्या है वहां पर, क्योंकि पीएसी तैनात है और लोगों में आक्रोश भी है। जी कौशिक जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कल रात देर की घटना है। व्यापारी नालबंद हुए हैं और बड़ी ही दर्दनाक घटना है। एक व्यापारी की मौके पर ही मौत हो गई, 3 व्यापारी घायल हुए हैं। छोटे मामूली विवाद को लेकर चूड़ी के कांच के ठेले से तोड़े को टूटने के कारण यहाँ आपस में विवाद हुआ। विवाद ने इतना रुद्र रूप पकड़ लिया, यहाँ काफी लोगों को नुकसान हुआ है। यहाँ पेट्रोल बम भी फोड़े गए हैं और बहुत ही व्यापारियों में आक्रोश काफी दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ देखा जाए, क्योंकि जिस तरह से आपने बताया कि एक बहुत छोटा सा विवाद था लेकिन काफी बड़ा हो गया, क्या अराजक तत्वों की इसमें मौजूदगी इस पूरे मामले में देखी जा रही है? क्या इस स्तर पर भी प्रशासन देख रहा है? लोग इसको आया तत्व की तरीके से ही देख रहे हैं क्योंकि वहाँ हिंदू मुस्लिम का कम्युनिटी माहौल है। तो हिंदू मुस्लिम को देखते हुए यहाँ लोग अराजक तत्व ही फैलाने का काम कर रहे हैं क्योंकि मामूली विवाद को लेकर थाना दक्षिण की छोटी चपेटी में ये मामला हुआ है और आपसी विवाद कोई था नहीं, इतना इसको तूर पकड़ा गया। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो थाना दक्षिण के बड़ी छपेटी का ये पूरा मामला था जहां पर मामूली सी विवाद में ये मामला इतना बढ़ गया कि एक शख्स की मौत हो गई और इसके अलावा अभी पीएसी वहां पर तैनात करनी पड़ी है। अब खबर नोएडा से, जहां पर वायु प्रदूषण फैलाने पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। वायु प्रदूषण को लेकर 25 बिल्डर साइट पर जुर्माना। बिल्डर्स पर लगाया 1 करोड़ 25 लाख रुपए का जुर्माना है। एनजीटी के तय मानकों का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगा। रुद्रा, शुभकामना, अर्थ टाउन, सुपरटेक समेत 25 बिल्डर साइट्स जुर्माना पर लगाया गया। सभी पर 5-5 लाख रुपए का जुर्माना लगा। प्रोजेक्ट साइट पर धूल उड़ाने का आरोप इन सभी के ऊपर है और ऐसे में 5-5 लाख का इन सभी पर जुर्माना लगा है। 25 बिल्डर साइट्स हैं जहां पर जुर्माना लगा। तो सभी पर प्रोजेक्ट साइट पर धूल उड़ाने का आरोप लगा है। वायु प्रदूषण को देखते हुए ये ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण की तरफ से लगाया गया जुर्माना। ब्यूरो चीफ हमारे साथ निशांत जुड़ गए हैं। निशांत, कई बड़े बिल्डर्स जिन पर वायु प्रदूषण के नियमों की उल्लंघन करने के चक्कर में इन पर बड़ा एक जुर्माना लगा है, क्या जानकारी? बिल्कुल तुषार, बता दें कि बिल्डरों पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। रियल एस्टेट के जो बिल्डर हैं वो वायु प्रदूषण पर लेकर
लगातार उल्लंघन कर रहे थे और एनजीटी बातों को उल्लंघन करते हुए 25 बिल्डरों पर कार्रवाई की गई है, जो लगभग 1,25,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। और सबसे बड़ी बात है कि रुद्रा बिल्डर, शुभकामना बिल्डर और अर्थ टाउन और सुपर टैक्स समेत 25 बिल्डरों पर 5-5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। इनके जो प्रोजेक्ट साइट है उन पर लगातार धूल उड़ाने की काम किया जा रहा था और लगातार जो है पूरी एनसीआर में एंटी स्मोक फैलने की वजह से लगातार एनजीटीओ का उल्लंघन किया जा रहा है, जिसके बाद ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने ये कार्रवाई की है। और कार्रवाई देखने के बाद पूरे रियल एस्टेट जो विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और बिहार के रण में इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ हुंकार हैं, आपको सीधे लेकर चलते हैं। जी ने आप सबसे एक ही बात की अपील की, जब तक दवा या वैक्सीन नहीं आ जाती है तब तक हम एक मंत्र का पालन करेंगे, 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी, क्योंकि ये बचाव ही एकमात्र रास्ता है वर्तमान में। ये एकमात्र रास्ता है। और भाइयों बहनों, बीमारी से जितना हम बचाव कर लें वही हमारे लिए सर्वोत्तम उपाय है। और मेरी सबसे पहले अपील होगी, कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग पूरी मजबूती के साथ कार्य करें। दूसरा, कोरोना कालखंड में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस मजबूती के साथ विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने, गरीब कल्याण पैकेज के माध्यम से हर गरीब को अन्न उपलब्ध कराने, जनधन अकाउंट में धनराशि उपलब्ध कराने, किसानों के खाते में धनराशि उपलब्ध कराने, वृद्धजनों को, निराश्रित महिलाओं को, दिव्यांग जनों को धनराशि उपलब्ध कराने का जो कार्य हुआ है वह कार्य भी उल्लेखनीय कार्य था। और भाइयों बहनों, इसकी शुरुआत होती है जब 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी देश के अंदर कमान संभालते हैं। इस देश के अंदर चली आ रही जातिवाद की राजनीति, क्षेत्रवाद और भाषावाद की राजनीति से ऊपर उठ करके उन्होंने जाति की दूरी को बदलने का कार्य किया। देश के अंदर राजनीति का आधार जाति, मत और मजहब नहीं होगा। देश के अंदर राजनीति की दूरी का आधार गांव होगा, किसान होगा, नौजवान होगा, महिलाएं होंगी। हमारा नौजवान होगा, हमारा किसान होगा, हमारी माताएं बहनें होंगी। हमारा नौजवान की ऊर्जा देश के अंदर लगेगी। आत्मनिर्भर पैकेज की घोषणा इसी आधार पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। और भाइयों बहनों, देखते ही देखते 80 करोड़ गरीबों के लिए निःशुल्क खाद्यान्न की व्यवस्था, जनधन अकाउंट धारी प्रत्येक माताओं के खाते में 500 रुपए प्रतिमाह देने की व्यवस्था, हर किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अतिरिक्त 2000 की राशि उपलब्ध कराने की व्यवस्था, ये प्रक्रिया निरंतर चली। और बिहार, चंपारण का क्षेत्र हो, सिवान, गोपालगंज का क्षेत्र हो, ये तो सब उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। जब लॉकडाउन के दौरान हमारे भाइयों को महाराष्ट्र से, पंजाब से, दिल्ली से वहां पर अपने रोजी रोजगार को छोड़ करके अपने घर वापस आने के लिए मजबूर होना पड़ा था, तो भाइयों बहनों, भले ही महाराष्ट्र और दिल्ली के अंदर रोटी न मिली हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर पूरे सम्मान के साथ हर बिहार वासियों को, हर बंगाल और झारखंड वासियों का सम्मान करने का कार्य हुआ। लोग मुझसे पूछते थे कि आखिर आप इतना क्यों मेहनत करना चाहते हैं, आपकी सरकार इतनी मेहनत क्यों कर रही है। मैंने कहा, देखो, मोदी जी ने कहा कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। दूसरा, बिहार का व्यक्ति हमारे लिए परदेसी नहीं, वो तो हमारा आदमी है, क्योंकि मां सीता के मायका का जो व्यक्ति है तो हमारा वो अपना नागरिक है, अपना व्यक्ति है, इसलिए उसको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और भाइयों बहनों, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर आते ही भोजन का पैकेट मिलना, उत्तर प्रदेश में आते ही उसको रुकने की व्यवस्था होना, उत्तर प्रदेश में आते ही उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेस से उनको उनके गंतव्य तक पहुंचाने की व्यवस्था करने का कार्य
उत्तर प्रदेश सरकार कर रही थी, इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में आप सबके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भाइयों बहनों, देश के अंदर जाति मत और मजहब की राजनीति ने देश के विकास को अवरुद्ध किया है, देश के सम्मान को रौंदा है। और आज आवश्यकता है हमें देश के अंदर विकास में अवरुद्ध और देश के सम्मान को रौंदने वाले इस प्रकार की किसी भी विकृति को फिर से नहीं पनपने देना है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2019 में दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते ही एक संकल्प लिया और कहा था, पहला 5 वर्ष गरीब कल्याण के लिए, अगले 5 वर्ष देश के उत्थान के लिए। देश के उत्थान के लिए जो कार्य प्रारंभ हुए हैं, आपने देखा होगा, पहले कश्मीर में हमारे जवान आतंकवादियों के कारण हमलों के साथ शहीद होते थे, लेकिन आज कश्मीर के अंदर हमारा जवान पूरी मजबूती के साथ आतंकवाद को रौंद रहा है और 370 धारा 370 को कश्मीर से समाप्त करके अगर आज गोविंदगंज और हरसिद्धि से जुड़े हुए लोग भी चाहेंगे, चंपारण से जुड़े हुए लोग भी चाहेंगे कि उन्हें कश्मीर में मकान बनाने के लिए जमीन लेनी है, उसके लिए किसी के परमिशन की आवश्यकता नहीं। जैसे आप गोरखपुर में जमीन ले सकते हैं, ऐसे ही श्रीनगर में भी, जम्मू में भी ले सकते थे। लेकिन आपका यह अधिकार कांग्रेस ने छीन लिया था। आपका यह अधिकार कांग्रेस के सहयोगी दलों ने कभी आपको नहीं दिया, लेकिन यह अधिकार प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी ने आपको फिर से दिया है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का और गृह मंत्री अमित शाह जी का अभिनंदन करता हूं। आज कश्मीर में धारा 370 समाप्त हुई। आतंकवाद की ताबूत पे अंतिम कील ठोकने का कार्य कर दिया गया, जवाब दे दिया गया, देश में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं। पहले देखिए, कांग्रेस के शासनकाल में आतंकी हमले होते थे। मुंबई में आतंकी हमला हुआ, दिल्ली में आतंकी हमला हुआ, उत्तर प्रदेश के अंदर कई जगह विस्फोट हुए, देश के अंदर अलग अलग स्थानों पर आतंकी हमले होते थे। और जब जनता मांग करती थी कि आतंकवादियों को पाकिस्तान प्रश्रय दे रहा है, इसका जवाब दिया जाना चाहिए, तो कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए की सरकार कहती थी कि नहीं नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ बोलेंगे नहीं, क्योंकि कहीं वो एटम बम का दुरुपयोग न कर ले। भाइयों बहनों, आज पाकिस्तान कहीं भी कोई हरकत करता है तो भारत के बहादुर जवान पाकिस्तान के अंदर घुस करके सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से पाकिस्तान की कमर तोड़ने का काम करते हैं। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान दुनिया के अंदर घूम घूम करके चांद की भीख मांगते हुए फिरते हैं कि बचा लो, भारत आज हम पे हमला करने वाला है। ये है नया भारत, ये है मोदी जी का भारत, ये है न्यू इंडिया, जहां पर भारत के 135 करोड़ लोगों की सुरक्षा और उनके सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं होगा। इस संकल्प के साथ मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्य कर रही है। और जहां एक तरफ आतंकवाद और नक्सलवाद को समाप्त किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर देश के अंदर 500 वर्षों से लोगों के मन में एक तीस ये क्षेत्र, हम लोग जब पश्चिमी चंपारण के पास जाएंगे, वाल्मीकि नगर पड़ेगा, और कहते हैं महर्षि वाल्मीकि ने दुनिया का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य रामायण यहीं पे रचा था। दुनिया का पहला महाकाव्य है। आदि कवि कहे गए महर्षि ब्रह्मर्षि महर्षि वाल्मीकि, और उन्होंने उस महाकाव्य के माध्यम से राम नाम के एक ऐसे मंत्र को देश के अंदर प्रज्वलित किया। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को आप मोतिहारी से सुन रहे हैं। मोतिहारी में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ। चंपारण यूपी से जुड़ा हुआ क्षेत्र है और ऐसे में यूपी में हर बिहार वासियों का सम्मान हुआ। सीएम की तरफ से हर
बिहारवासी का सम्मान भी किया गया और साथ ही साथ कोरोना को लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया। तो चंपारण यूपी से जुड़ा हुआ क्षेत्र है और सीएम योगी को आपने सुना, ये बिहार के समीकरणों को साधते हुए नजर आ रहे थे। किस तरीके से बिहार के अंदर हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर, कोरोना और विकास के कामों को लेकर, यूपी की एक चिंता को लेकर पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, क्योंकि बिहार के अंदर योगी आदित्यनाथ कोशिश कर रहे हैं कि एक बार फिर से नीतीश कुमार की सरकार बनाई जा सके, बीजेपी के साथ मिलकर एक बार फिर से यहां नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। तो चंपारण यूपी से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, यूपी में हर बिहारवासी का सम्मान हुआ। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन आप सुन रहे थे अभी कुछ देर पहले। चंपारण यूपी से जुड़ा हुआ क्षेत्र है और यूपी में हर बिहारवासी का सम्मान हुआ। चंपारण यूपी से चलिए अब हमारे साथ जुड़ गए हैं हमीरपुर से समाजवादी पार्टी के युवजन सभा के जिला अध्यक्ष संजय लोहार, जिनसे जिले में कानून व्यवस्था, अपराध, बेरोजगारी के साथ उनकी पिछली सरकार की तरफ से कराए गए विकास कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे। संजय, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया में। जी जी धन्यवाद। संजय, सबसे पहले मैं आपसे एक रिएक्शन चाहूंगा, क्योंकि आप समाजवादी पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं और तो ऐसे में मौजूदा हालात जो हैं, क्योंकि मौजूदा हालातों में काफी एग्रेसिव नजर आए सरकार के कामकाज को लेकर या फिर कानून व्यवस्था को लेकर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, किसान के कृषि बिल को लेकर, जरा एक रिएक्शन चाहूंगा कि अभी हालात पर आपका क्या रिएक्शन है, फिर आगे हम बातचीत करते हैं और तमाम मुद्दों पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी जो है इस प्रदेश की जो है कानून व्यवस्था को देख रहे हैं, किस तरीके से जो है बिगड़ी कानून व्यवस्था है और ये किसी तरीके से कानून व्यवस्था में कोई काबू नहीं कर पा रहा। आज दिन महिलाओं का बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, क्रिमिनल जो है पूरी तरीके से हावी है सरकार पर, कानून व्यवस्था की धज्जी उड़ा रहे हैं। दिन पर दिन बढ़ते हुए ये जो क्राइम की जो दशाएं घटनाएं बढ़ रही हैं, ये योगी जी माननीय मुख्यमंत्री इस तरीके से कार्यकाल कर रहे हैं, अपनी किसी को लेके बैठे हैं, समझ नहीं आ रहा है किस ढंग से जो है प्रदेश चला रहे हैं। इसलिए हमारी जो है अखिलेश जी की सरकार में माननीय जी किस तरीके से एक बहुत ही कार्यशैली, बहुत ही अच्छी तरीके से पूरा प्रदेश में एक जो है कानून व्यवस्था पूरी तरह से व्याप्त थी, 100 नंबर, और महिलाओं के लिए कुछ न कुछ कानूनी एक मजबूत कार्रवाई हो रही थी। आज देखिए कि किस तरीके से हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, जघन्य अपराध हो रहे हैं, व्यापारियों के अपहरण हो रहे हैं, उनकी हत्या की जा रही है। कुर्सी और पावर के अंधकार में खोए हुए किस तरीके से जो है देख नहीं रहा है कि युवा बेरोजगार होता जा रहा है, कानून व्यवस्था खस्ताहाल होती जा रही है, किसान मर रहा है, कोविड-19 में जो है किस तरीके से लोग सड़कों में जो है पैदल चले, भूख से, प्यास से मरे। संजय साहब, आपने जिक्र किया क्राइम का, पहले क्राइम पर बात करते हैं, क्योंकि मौजूदा सरकार तो विधानसभा के अंदर खड़े होकर भी ये कह चुकी है कि पिछली सरकारों के समय पे एनसीआरबी के जो डेटा थे उनसे अब हालात क्या पहले से सुधरे। सरकार ये नहीं कह रही कि हमने पूरी तरह से क्राइम को जीरो कर दिया, लेकिन पहले के आंकड़े और आज के आंकड़ों में बहुत अंतर है, बहुत कंट्रोल है। सरकार तो ये तर्क देती है। ये बताइए सर, आप लोग तो जो है पूरा जो है मीडिया, पूरा देश विदेश सब कुछ देख रहे हैं, क्या जो है क्या हो रहा है, आज वास्तविक रूप क्या है।
कोई चीज छुपी है? आम जनमानस में किस प्रकार से आक्रोश है सरकार के विरोध में। कोविड-19 के नाम पर लोगों की आवाज बंद की जा रही है, लोग बोल नहीं पा रहे हैं, अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं। किस तरीके से जो है इस प्रदेश में क्राइम व्याप्त हो चुका है। क्रिमिनल बिल्कुल उनके हौसले इतने बढ़े हुए हैं कि जो है उनको किसी का भय नहीं है, किसी का डर नहीं है, वो अपना काम कर रहा है और शासन प्रशासन हमारा सो रहा है। उसकी मेन वजह है माननीय मुख्यमंत्री की, जो मुख्यमंत्री जी लगाम नहीं लगा पा रहे। लेकिन मुख्यमंत्री का तो कहना है हमने ऑपरेशन नस्तनाबूद चलाया, जो तमाम माफिया हैं उनके ऊपर कार्रवाई की है, चाहे वो विजय मिश्रा हो, चाहे वो अतीक अहमद हो, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, सबकी प्रॉपर्टीज को हम गिरा रहे हैं, सब जेल में हैं। जी, ये पूर्व में भी जेल में थे और हम लोग किसी भी क्रिमिनल के पक्षधर नहीं है। जो क्राइम करे वो जो है समाज विरोधी है। क्रिमिनल के पक्ष में कोई नहीं होता और क्रिमिनल किसी का नहीं होता है। और क्रिमिनल को जो है जड़ से उखाड़ के फेंकना इनकी जिम्मेवारी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। संजय लोहार हमारे साथ जुड़े हुए थे और वो बता रहे थे तमाम जो सरकार को लेकर के किस तरीके का काम का सरकार का है और उनकी नाराजगी, समाजवादी पार्टी की नाराजगी। आखिर क्या, एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।